नमस्कार मित्रों। देखिए, हम बात करें 10th क्लास की विज्ञान के अंतर्गत, तो हमने पहला ही अध्याय जो अपना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक पोर्शन जो है उसको पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। उन वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं पर अपनी चर्चाएं जो है वो पूरी की थी, जिसके अंतर्गत हमने लगभग 9 अभिक्रियाओं को पूरा पढ़ लिया था। उनमें से 7 अभिक्रिया हैं अच्छी तरह से आपके सिलेबस में दी हुई हैं। अंतिम 2 अभिक्रियाएं जो है उनके बारे में कम ही जानकारी दी हुई है, तो आपको हालांकि सभी अभिक्रियाओं को पढ़ना है। अध्याय का दूसरा जो पोर्शन है वह है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, रासायनिक समीकरण की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने का तरीका होता है बोर्ड एग्जाम में, वह आपको या तो कोई रासायनिक अभिक्रिया दे देगा और उसमें किसी एक स्थान को मिस कर देगा। जैसे कि प्रश्न की बात करें, यहाँ से प्रश्न टाइप किस तरह बन सकता है ना, प्रश्न का तरीका क्या रह सकता है। यहां से प्रश्न का तरीका जो है वो 2 प्रकार से रह सकता है। फर्स्ट टाइप की बात करें तो इसमें जैसे कोई अभिक्रिया दे देगा Mg प्लस यहां पर कोई X अभिकारक दे देगा और इसकी अभिक्रिया करा देगा और उत्पाद बना देगा 2MgO, और आपसे पूछेगा कि X की जगह किस अभिकारक होगा, X की जगह जो अभिकारक होगा उसका नाम बताइए। एक टाइप तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, फर्स्ट टाइप जो हो सकता है वो इस तरह से हो सकता है। दूसरा तरीका इसमें जो प्रश्न का रह सकता है, सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप जो रह सकता है वह आपको एक असंतुलित रासायनिक समीकरण दे सकता है। जैसे कि इसी अभिक्रिया की बात कर लें तो यहाँ आपको दे देगा Mg प्लस O2 और दे देगा 2MgO, या फिर इसको भी यहाँ से गायब कर सकता है, 2 लगाकर भी नहीं दे सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि उपरोक्त रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए या असंतुलित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो 2 तरीकों से यहाँ से क्वेश्चन बनने का जो है प्रचलन है। फर्स्ट टाइप इस तरह से बन सकता है, सेकेंड टाइप आपको इस तरह से पूछ सकता है। तो रासायनिक समीकरण के अंतर्गत हम दोनों ही तरीकों पर अपनी चर्चा करेंगे। पहला, विभिन्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित हम देखेंगे। दूसरा, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा उसको संतुलित करना हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं की जब हमने चर्चा की थी तो उसको हमने 2 तरीकों से लिखा था। रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने 2 प्रकार से लिखा था। कैसे? जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया, अभी हमने समीकरण लिखा, जैसे मैग्नीशियम का कोई रिबन है जो किसकी उपस्थिति में जल रहा है, वायु की उपस्थिति में, और पता होगा आपको वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो किसकी उपस्थिति में, वायु या फिर कह सकता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। और यह मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर किसका निर्माण कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। तो इस रासायनिक समीकरण को हमने जो लिखा है वह किस प्रकार का है, यह जो रासायनिक समीकरण है वह है हमारा शब्द प्रकार का। यह है शब्द समीकरण है। कैसा समीकरण है ये शब्द समीकरण है। तो देखिए, शब्द समीकरण को ना लिखकर हम इसको तत्वों के, यौगिकों के फॉर्म में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द समीकरण जो होता है वो लंबा होता है और इसमें हमें पदार्थों के अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान की जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं हो पाती। हमने यहाँ मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना लिया है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना लिया है, और उत्पाद के रूप में जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है वह कितने द्रव्यमान का हमें प्राप्त हुआ। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कोई भी पालन नहीं होता है। तो दूसरा किस लिए संतुलित करते हैं, दूसरा हमें संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अभिक्रियाओं में सही प्रकार से लागू करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को जो है वो किस रूप में लिखते हैं, तत्वों के अथवा यौगिकों के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि ये जो शब्द समीकरण है इसको हम रासायनिक रूप में लिखें तो मैग्नीशियम का मतलब Mg, मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, मध्य में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दीजिए, तीर का निशान है तीर का निशान लगा दीजिए, और शब्द रूप में हमें क्या दिए रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर देखिए, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, मैग्नीशियम भी 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए
2 ऑक्सीजन कर देंगे हम तो 2 आगे लगा दिया। जैसे ही हम इधर 2 लगाएंगे तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमें यहाँ भी इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब इसके द्रव्यमान जो है वो दोनों ही तरफ, मतलब इधर वाले तीर के चिन्ह के इधर वाले पदार्थ आपको पता होगा क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हविकारक या फिर क्रियाकारक। क्या कहलाते हैं, हविकारक कहलाते हैं। जबकि इधर वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, यह उत्पाद कहलाते हैं या फिर क्रियाफल कहलाते हैं। जबकि तीर का चिन्ह जो होता है वो अभिक्रिया की गतिशीलता को या प्रगति को प्रदर्शित करता है। तो अभिकारकों की बात करें तो इधर जो है द्रव्यमान कितना है, 2 ऑक्सीजन का है और 2 मैग्नीशियम का, टोटल कितना है, 4 है। जबकि इधर की बात करें 2 मैग्नीशियम के हो गए और 2 ऑक्सीजन के हो गए, इधर भी कितना है, 4 है। मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा नियम लागू हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप कक्षा 9 में पढ़ के आएंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का ह्रास होता है और ना ही द्रव्यमान को और अधिक लाया जा सकता है। मतलब अभिकारकों की संख्या द्रव्यमान के रूप में जितनी होगी उतनी ही संख्या किसके रूप में हमें प्राप्त होगी, उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी। तो जितनी संख्या जिधर है अभिकारकों की, जैसे इधर 4 है तो इधर भी हमें कितनी प्राप्त होगी, 4 ही प्राप्त होगी। यह कौन कहता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को रासायनिक अभिक्रियाओं में लागू करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं, जिसको हम रासायनिक फॉर्म में लिखते हैं, ना कि शब्द के रूप में। तो आपको पता चल गया शब्द समीकरण की जगह हम कौन सा समीकरण, रासायनिक समीकरण क्यों यूज करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करने के लिए। ठीक है, एक बात और याद रखना, यह जो समीकरण होता है, जैसे कि यहाँ हमने संतुलित करके इसके आगे 2 लगा दिया और इधर भी 2 लगा दिया। मान लीजिए किसी समीकरण में असंतुलित जो समीकरण होता है, अब हमने इसके सामने से 2 हटा दिया। इस प्रकार का जो समीकरण है जो कैसा है, असंतुलित समीकरण है। असंतुलित जो समीकरण होता है इसे कंकालीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकालीय समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का असंतुलित समीकरण क्या कहलाता है, कंकालीय समीकरण कहलाता है। इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना। और कुछ नियम है शब्द समीकरण को या फिर कह सकते हो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ नियम हैं। जैसे कि पहले नियम की बात करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण को जो शब्द के रूप में दिया हुआ हो तो उसको रासायनिक फॉर्म में लिख लेंगे। असंतुलित समीकरण को सबसे पहले असंतुलित समीकरण को रासायनिक रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिख लेते हैं, रासायनिक रूप में लिखते हैं। उसके बाद में अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम क्या कहता है, सबसे पहले अभिकारक और उत्पादों की संख्या को उनके चारों ओर क्या बना देते हैं, कोष्ठक बना देते हैं। अभिकारक और उत्पादों, अभिकारक और उत्पादों की संख्याओं के चारों ओर क्या बना देते हैं, संख्याओं के चारों ओर कोष्ठक बना देते हैं। कोष्ठक में उनको लिख देते हैं। जैसे कि इधर अभिकारक ये हैं तो इसके आगे कोष्ठक लिख दिया, इसके आगे कोष्ठक ले दिया। ये उत्पाद है तो इसके आगे क्या लिख दिया हमने, कोष्ठक लिख दिया। ठीक है, अगला नियम क्या कहता है, सबसे पहले उस तत्व को या उस पदार्थ को संतुलित करते हैं जिसमें सबसे अधिक परमाणु हैं। सर्वाधिक परमाणुओं की संख्या वाले पदार्थ को हम क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। सबसे पहले सर्वाधिक संख्या वाले परमाणु को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। परमाणु को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। 3 नियम हो गए। उसके बाद में जितनी संख्या है परमाणुओं की उन सभी संख्याओं को बारी बारी से हम संतुलित कर लेते हैं। और अंत में क्या करते हैं, अंत में हम जो परमाणुओं की या कह सकते हो परमाणु या पदार्थ कह सकते हो, परमाणु अथवा कोई पदार्थ भी हो सकता है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को कोष्ठक में
नीचे लिखते हैं। जैसे कि इधर मैग्नीशियम किस अवस्था में, मान लीजिए सॉलिड अवस्था में, तो इसके नीचे एस बना के लिख देंगे। मान लीजिए ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, तो यहाँ पर जी बना करके लिख देंगे। और मान लीजिए ये सॉलिड अवस्था में बन रहा है, तो यहाँ पर एस जो है वो कोष्ठक में लिख देंगे। उसकी भौतिक अवस्थाओं को कोष्ठक में लिख देते हैं। संतुलित समीकरण, फिर हम बाद में संख्याओं को संतुलित करके सभी समीकरण को, संतुलित समीकरण को अंत में लिख देते हैं। समीकरण संतुलित की यह जो विधि है वो क्या कहलाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो समीकरण संतुलित करने की इस प्रकार की जो विधि है वो क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कौन सी विधि कहलाती है, ये कहलाती है हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाती है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, और ये सभी बातें किस में आती हैं, रासायनिक समीकरण के रूप में आती है। चलिए मैंने मोटे मोटे तौर पर समझा दिया है, अब लिख लेते हैं और लिखते समय एक बार और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए। मेन हेडिंग है आपकी रासायनिक समीकरण। मैंने हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक समीकरण। इसमें 2-3 बातें लिख लीजिए। सबसे पहले परिचय के रूप में 2-3 बातें लिख लीजिए। लिखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखना कठिन कार्य होता है, कठिन कार्य होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक तत्व अथवा रासायनिक तत्व या फिर कोई यौगिक भी हो सकते हैं या फिर कोई पदार्थ भी हो सकते हैं। रासायनिक तत्व, पदार्थ, यौगिक या फिर परमाणु भी हो सकते हैं ना, परमाणु। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक तत्व, यौगिक, पदार्थ, परमाणु आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें, हमने मैग्नीशियम का एक धागा लिया और उसको वायु की उपस्थिति में जला दिया। तो जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, उदाहरण मैग्नीशियम रिबन का दहन, मैग्नीशियम धागे का दहन, मैग्नीशियम धागे का दहन, मैग्नीशियम धागे का दहन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मैग्नीशियम लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे। इसका दहन कर रहे हैं मतलब इसको जला रहे हैं। जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो किसकी उपस्थिति में जलेगा, ये ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलेगा। और यह मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम का धागा जो है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हमने इस तरह से जो लिखा है, यह समीकरण क्या कहलाता है, यह कहलाता है हमारा शब्द समीकरण। यह कौन क्या कहलाता है, यह शब्द समीकरण कहलाता है, शब्द
समीकरण कहलाता है। इस शब्द समीकरण को हम सरलतम रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, अर्थात इसको रासायनिक तत्व परमाणु यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि Mg, मैग्नीशियम का मतलब Mg, ऑक्सीजन का मतलब O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब क्या होता है MgO। क्या होता है MgO। हालांकि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इधर वाला अभिकारकों का द्रव्यमान जो है वह उत्पादों के द्रव्यमान से मेल नहीं खाता है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम संतुलित करेंगे। जैसे कि इधर ऑक्सीजन हमारी 2 है जबकि इधर 1 है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम इधर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। देखिए संतुलित करने के लिए जो संख्या लगाई जाती है ना वो हमेशा आपको आगे लगानी है, परमाणु के या किसी पदार्थ के हमेशा आगे लगानी है, नीचे लगाने की कोशिश मत करना। मतलब इसको ऐसे मत कर देना, MgO है इसको 2 लगा दिया, मतलब इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 कर दी, इधर भी 2 है, गलत हो जाएगा, है ना। तो संख्या हमेशा कहाँ लगानी है, किसी परमाणु अथवा यौगिक के बिल्कुल सामने लगानी है। तो इधर संख्या ऑक्सीजन की 2 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की भी संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, इसलिए इधर भी मैग्नीशियम की संख्या कितनी करेंगे हम 2 करेंगे। अब यह जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, संतुलित समीकरण होगा। क्योंकि हमने इसको तत्व अथवा यौगिकों के रूप में प्रदर्शित किया है, इसलिए इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण इसको कहेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो क्या है शब्द समीकरण है, जबकि ये क्या है हमारा रासायनिक समीकरण है। ठीक है, एक उदाहरण के द्वारा हमने समझ लिया। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत ही सरलतम रूप में समझेंगे इसको, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि यह एक नियम होता है, द्रव्यमान संरचना का नियम आपने पढ़ा होगा। वह नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का ह्रास होता है और ना ही द्रव्यमान में वृद्धि होती है। मतलब जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उत्पाद भी हमें उतने ही द्रव्यमान का प्राप्त होगा। ये कौन सा नियम कहता है, ये कहता है द्रव्यमान संरचना का नियम। सरलता रूप में कह सकते हैं कि जितनी संख्या अभिकारकों की होगी उतनी ही संख्या किसकी प्राप्त होगी, उत्पाद की। मतलब जितने परमाणु अभिकारक में है उतने ही परमाणु किधर होंगे, उत्पादों में होंगे। सरल रूप में आप इस तरह इसको याद रख सकते हो। तो द्रव्यमान सरण के नियम का पालन करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो 2 लाइन इसमें लिख लीजिए, फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियमों को लिखेंगे। लिखिए रासायनिक समीकरण में, देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन हेतु, नियम के पालन हेतु समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि, कहता है कि किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान में, न तो
द्रव्यमान में वृद्धि होती है, ना तो द्रव्यमान में वृद्धि होती है और न ही ह्रास का मतलब कमी, इधर लिख ली, और न ही कमी होती है, कमी होती है। ये कौन कहता है? यह द्रव्यमान संरचना का नियम कहता है। अर्थात जितनी संख्या अभिकारकों की होती है उतनी ही संख्या किसकी होती है? उत्पादों की होती है। अर्थात अभिकारकों में जितनी परमाणुओं की संख्या होती है, जितनी परमाणुओं की संख्या होती है उतनी ही संख्या उत्पादों के रूप में प्राप्त होती है। ये इसकी सरल परिभाषा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारकों की संख्या हमने जितनी ली है उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनेंगे। मान लीजिए इधर अभिकारक हमने 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर ही क्या प्राप्त होंगे? उत्पाद होंगे। अगर अभिकारक हमने कितना लिया है? 1000 ml, 1 लीटर के बराबर होता है, 500 ml लिया है तो 500 ml ही क्या प्राप्त होंगे? हमें उत्पाद प्राप्त होंगे। बाईं ओर के होते हैं वो अभिकारक होते हैं, दाईं ओर के क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। या फिर इनको आप LHS भी कह सकते हो, LHS, और इसको कह सकते हो RHS। मतलब ये बाईं तरफ के होते हैं और ये दाईं तरफ के होते हैं, है ना। और ये क्या कहलाते हैं? ये अभिकारक कहलाते हैं। बाईं ओर के क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और दाईं ओर के क्या कहलाते हैं? ये उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अब ये संतुलित करने के लिए काम आएंगे LHS और RHS। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है। इतना लिख लीजिए। फिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियमों पर चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो वह भी आप ले सकते हैं, ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम, हेडिंग डाल लीजिए आप। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। नियमों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, एक एक से सभी नियमों को लिखते हैं। लिखिए सर्वप्रथम शब्द समीकरण को रासायनिक क्वेश्चन को लेना, तत्व, यौगिक या परमाणु भी हो सकते हैं, रासायनिक रूप में लिखते हैं। और अगर पहले से ही रासायनिक रूप में लिखा हुआ है तो उसको फिर लिखने की जरूरत है ही नहीं, पहले से लिखा हुआ है तो। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है अभिकारक
तथा उत्पादों को एक कोष्ठक में लिखते हैं, एक कोष्ठक में लिखते हैं। चलिए कोष्ठक में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में अच्छा इसको साथ साथ में समझाता चलूं, तो इधर एक समीकरण में लिख रहा हूं mg प्लस O2 और यह, चलिए हिंदी में लिख लेते हैं क्योंकि पहला नियम हमने हिंदी वाला लिख दिया है। इधर लिख लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो पहला नियम, सर्वप्रथम शब्द समीकरण को रासायनिक रूप में लिखते हैं। ये शब्द समीकरण हमें दिया हुआ है, इसको रासायनिक रूप में लिखेंगे। मैग्नीशियम का मतलब Mg, ऑक्सीजन का मतलब O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मतलब MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लिख लिया रासायनिक रूप में। दूसरा नियम कहता है अभिकारक तथा उत्पादों को एक कोष्ठक में लिखते हैं। उसके बाद इधर वाले अभिकारक हैं, ये क्या है हमारे अभिकारक, और इधर वाले पदार्थ क्या है, ये उत्पाद हैं। आप जानते होंगे जो लेफ्ट साइड के होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, जबकि जो राइट साइड के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इनको किस में लिखना है, हमें कोष्ठक में लिखना है। चलिए इनके आगे हमने क्या बना दिया, कोष्ठक बना दिया, कोष्ठक बना दिया। तीसरा नियम कहता है बारी बारी से परमाणुओं की संख्या को सारणी में लिखकर सर्वाधिक संख्या वाले परमाणुओं को पहले संतुलित करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैग्नीशियम की संख्या 1 है, केवल दो संख्याओं में अभिकारक है और 2 ही परमाणु किसके हैं, उत्पाद के हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 ही हैं, तो संख्या सर्वाधिक किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करेंगे। इधर ऑक्सीजन सारणी बना लेते हैं, जैसे ये परमाणु और इधर अभिकारक और इधर क्या है, उत्पाद। सारणी बना ले। परमाणु की क्या कौन कौन से हैं, एक तो हमारा मैग्नीशियम परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। मैग्नीशियम में अभिकारकों की संख्या में कितना है, 1 मैग्नीशियम है, जबकि उत्पादों की संख्या में भी कितना है, 1 मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन की बात करें तो अभिकारकों की तरफ 2 हैं, 2 परमाणु हैं, जबकि उत्पादों की तरफ कितना है, 1 है। तो सर्वाधिक संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, और जिधर संख्या कम है उतनी ही संख्या का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। मतलब इधर कितनी है, 2 है, जबकि इधर कितनी है, 1 है। तो जिधर कम है उधर उतनी संख्या में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1 को 2 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो इधर भी हम, ये उत्पाद है, उत्पाद की संख्या में ऑक्सीजन को क्या करेंगे, 2 करेंगे। और मैंने आपको बताया जितनी संख्या बढ़ाते हैं वो हमेशा आगे बढ़ाएंगे, नीचे ऊपर इधर उधर कहीं भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 2 इधर कर दिया। फिर बाद में बाकी सभी संख्याओं को क्या करेंगे, संतुलित करते हैं। बाद में बचे हुए परमाणुओं को उसी प्रकार सारणी बनाकर संतुलित करने हैं, सारणी बनाकर
संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार सारणी बनाकर संतुलित करते हैं। अब हमने ऑक्सीजन को तो क्या कर लिया, संतुलित कर लिया, मतलब इधर भी अभिकारकों की तरफ भी ऑक्सीजन 2 है और किधर भी उत्पादों की तरफ भी ऑक्सीजन 2 है। लेकिन मैग्नीशियम अब तो इधर तो 1 रह गई अभिकारकों की तरफ, और उत्पादों की तरफ मैग्नीशियम कितनी हो गई, उत्पादों की तरफ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब किसको संतुलित करेंगे, अब मैग्नीशियम को संतुलित करेंगे। अब जिधर संख्या कम है उधर उतनी ही संख्या में गुणा कर देते हैं। तो उत्पादों की तरफ तो 2 है, जबकि अभिकारकों की तरफ कितनी है, 1 है। तो अभिकारकों की तरफ के 2 करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैग्नीशियम ये अभिकारकों की तरफ वाली हो गई, इधर 1 है तो 2 से गुणा करने के लिए आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देख लीजिए, जिसको 2 से गुणा किया तो इधर भी कितनी बन गई, 2 बन गई, 2 बन गई। अब मैग्नीशियम अभिकारकों में भी 2 है, उत्पादों में भी 2 है। ऑक्सीजन अभिकारकों में भी 2 है और उत्पादों में भी 2 है। मतलब ये समीकरण फिर कैसा कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ नियम है, और यह जो विधि है वो क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। नोट करके यहां लिख लीजिए, समीकरण संतुलित करने की इस विधि को समीकरण संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, विधि कहते हैं। अब इसमें एक लास्ट नियम बचा है, भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करने वाला। अंत में क्या करते हैं, अंत में अभिकारक और उत्पाद, जो अभिकारक हमने लिए हैं और उत्पाद जो बने हुए हैं, उनकी भौतिक अवस्थाओं को उनके नीचे कोष्ठक में लिखते हैं। तो अंतिम नियम और लिख लीजिए, अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को नीचे कोष्ठक में लिखकर दर्शाते हैं, कोष्ठक में लिखकर दर्शाते हैं। मतलब जैसे कि इधर मैग्नीशियम किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, तो इधर कोष्ठक में ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। संतुलित रासायनिक समीकरण के सामने कोष्ठक बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में है तो इसके लिए S लिख देंगे, ऑक्सीजन हमारा गैसीय अवस्था में है तो G लिख देंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा सॉलिड अवस्था में है तो S लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। नियम लिख लीजिए। फिर एक रासायनिक समीकरण को हम और समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण द्वारा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखना है तो चलो जल्दी लिखो, लिख लिया होगा आपने। अब एक समीकरण द्वारा इस अभी हमने जो नियमों में सारी बातें लिखी हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं ना। उदाहरण के रूप में आपकी बुक का ही एक उदाहरण लेते हैं, उसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए उदाहरण है, जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया है Fe प्लस H2O अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में जो बना रहे हैं वह बना रहे हैं Fe3O4 प्लस H2, फेरस ऑक्साइड बना रहे हैं। ये फेरस है, ये जल है, ये फेरस ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समीकरण ही दिया हुआ है, शब्द समीकरण नहीं दिया हुआ है, ये पहला नियम हो गया हमारा। दूसरा, उसके बाद में क्या करते हैं,
संख्याओं को हम कोष्टक में लिख लेते हैं। अगर आपकी एग्जाम में इस तरह आ जाए संतुलित करने के लिए, तो आप इसको इधर इसके पीछे ही सारणी बना लेना, नीचे बना लेना, तो उस नीचे बनाओगे तो उसमें जगह ज़्यादा भर जाएगी, तो इधर एक बगल में ही सारणी बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मान लीजिए इधर हमारे परमाणु दे रखे हैं, परमाणु दे रखे हैं, इधर अभिकारकों की संख्या है, अभिकारक किस तरफ होते हैं, LHS की तरफ, और एक तरफ हमारे उत्पाद लिख लेना, ये किस तरफ होते हैं, ये RHS की तरफ होते हैं। परमाणु कौन कौन से हैं, एक तो हमारा Fe परमाणु है, एक परमाणु तो हमारा कौन सा है, Fe है, Fe, और एक हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन लिख लिया, एक कौन सा है, ऑक्सीजन परमाणु। 3 परमाणु हैं, तीनों को हमने लिख लिया। अब इनकी संख्या को दर्शा देते हैं। Fe परमाणु की संख्या है, अभिकारकों की तरफ कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दिया। हाइड्रोजन परमाणु की अभिकारकों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन परमाणु अभिकारक की तरफ कितने हैं, 1 है, तो 1 लिख देते हैं। अब उत्पादों की तरफ देखते हैं, उत्पाद की तरफ Fe कितने हैं, 3 है, तो 3 लिख देते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 लिख देते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो ऑक्सीजन कितने लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। सारणी बना करके उनकी संख्याओं को दर्शा दिया। दूसरा नियम कहता है अभिकारक तथा उत्पादों को एक कोष्टक में लिख दीजिए। आपको क्या करना है, इनके चारों ओर क्या बना देना है, एक कोष्टक बना देना है। चलिए कोष्टक बना देते हैं, कोष्टक बना दिया, ये अभिकारकों पर बना दिया, और ये किस पर बना दिया, उत्पादों पर बना दिया। फिर सारणी बना करके सर्वाधिक संख्या वाले परमाणु को सबसे पहले संतुलित करते हैं। अब देखिए इनमें सर्वाधिक संख्या किसकी है, Fe की इधर 1 है, इधर 3 है। हाइड्रोजन की इधर 2 है, तो इधर भी 2 है। ऑक्सीजन की इधर 1 है, इधर 4 है, तो सर्वाधिक संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो जिधर संख्या कम होती है उधर उतनी संख्या में गुणा कर देते हैं। उत्पाद की तरफ 4 ऑक्सीजन है, अभिकारक की तरफ 1 है, तो अभिकारक की तरफ 4 करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो अभिकारक किस में ऑक्सीजन है, 4, इस वाले में 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो चलिए हमने यहाँ 4 से क्या कर दिया, आगे 4 लगा दिया, गुणा कर दिया, ठीक है। अब दूसरी सारणी मतलब दूसरे तत्व को संतुलित करेंगे। अब संख्याओं में बदलाव आ गया, देखिए इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई, ऑक्सीजन इधर कितनी हो गई, 4 हो गई। संख्याओं में बदलाव आ गया, तो इसलिए हमें सारणी दूसरी बनानी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, अभी ये असंतुलित है, अब दूसरी सारणी बनाते हैं। दूसरी सारणी इसी नियम की बना लेते हैं। देखिए परमाणु दूसरे को तब संतुलित कर रहे हैं, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद, वही 3 रहेंगे, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। Fe अब इधर कितने हैं, अभी इधर 1 ही Fe है, ठीक है। और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 8 हो गए, 4 दूना 8 हो गए कि नहीं हो गए, 8 हो गए। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन हो गए। चलिए उत्पाद की तरफ देखते हैं, Fe उत्पाद की तरफ 3 है। हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन उत्पाद की तरफ कितने हैं, 2 हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 4 हो गए, मतलब ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया है, संतुलित हो गया। बराबर संख्या में तो ऑक्सीजन क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब दूसरे को संतुलित करते हैं। दूसरी सर्वाधिक संख्या में कौन है, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर 2 ही है, तो जिधर कम है उधर उतनी संख्या बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 4 से, तभी तो 8 होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन किस में है, इस वाले में ऑक्सीजन है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो 8 होगा। चलिए तो इधर किससे, 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। किसको, Fe3O4 को 4 से क्या कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में इनकी संख्याओं को हम देखते हैं। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी अब हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। चलिए उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन संतुलित हो गई, हाँ सॉरी यहाँ गलती हो गई, हाइड्रोजन इसमें नहीं है, हाइड्रोजन इस वाले में, तो हाइड्रोजन आपको इसमें लिखना है। 4 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में करना है, क्योंकि हाइड्रोजन को संतुलित करने हैं।
ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या भी संतुलित हो गई और 4 दूना 8, यहाँ पर भी 8 कर लीजिए, तो ये भी संख्या हमारी क्या हो गई, अब संतुलित हो गई। अब बचा क्या हमारा, केवल एक ही पदार्थ बचा हुआ है, एक ही परमाणु बचा हुआ है, क्या, Fe बचा हुआ है। Fe को भी संतुलित करते हैं। अब इनकी संख्या एक बार पुनः और लिख लेते हैं, एक बार तीसरी सारणी बना करके एक बार और संख्या लिख लेते हैं। एक तरफ लिख लो इधर परमाणु, उसके बाद लिख लो इधर अभिकारक, और इधर लिख लीजिए आप उत्पाद। जितने परमाणु को आप संतुलित करेंगे आपको सारणी उतनी ही बार बनानी है, ठीक है। वही 3 तत्व, 3 परमाणु हमारे Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो हमारी संतुलित हो चुकी है। बचा है तो केवल क्या बचा है, Fe अभिकारकों की तरफ जो है 1 संख्या है, जबकि उत्पाद की तरफ कितना है, 3 है। तो इसको भी संतुलित करने के लिए अभिकारकों की तरफ क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 3 होगा। तो चलिए Fe इधर 3 बनाने के लिए, एक संख्या में 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इनकी संख्याओं को देखिए, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 3 हो गया। अब अभिकारकों में Fe कितना है, 3, अभिकारकों में Fe 3 के है, यहाँ पर भी Fe, उत्पादों में भी 3 है। अभिकारकों में हाइड्रोजन कितना है, 8, 4 गुणा 2 बराबर 8। उत्पादों में भी कितना हाइड्रोजन है, 4 गुणा 2 बराबर कितना है, 8। ऑक्सीजन की बात करें, अभिकारकों की तरफ 4 है, तो उत्पादों की तरफ भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब ये समीकरण हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी इसमें एक कमी बची है, वो कमी क्या है, इस अब कोष्ठक हटाकर इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Fe3O4 बना रहा है प्लस 4H2, हाइड्रोजन कितने, 4, 4H2 बना रहा है। अब इनकी अवस्थाओं का प्रदर्शन भी हमें करना है। Fe किस अवस्था में, Fe सॉलिड अवस्था में है, Fe किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, तो यहाँ पर S लिख देंगे। जल हमेशा द्रव अवस्था में होता है, तो यहाँ पर L लिख देंगे। Fe3 फेरस ऑक्साइड जो है वो किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में होता है, इसलिए यहाँ पर S लिख देंगे। हाइड्रोजन जो है हमेशा गैसीय अवस्था में पाई जाती है, इसलिए यहाँ स्मॉल g लिख देंगे। अब यह समीकरण कैसा समीकरण कहलाएगा, उपरोक्त समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। उपरोक्त समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आप समीकरण संतुलित करना सीख गए होंगे। कुछ नहीं है, एक सारणी सिंपल बना लेनी है, जितनी संख्या अभिकारकों की है उतनी संख्या उत्पादों की उसमें लिख देनी है। उसके बाद में सर्वाधिक, सबसे पहले सर्वाधिक संख्या जिसकी है उसको संतुलित करेंगे, उसके बाद में जिसकी संख्या कम होए उसको संतुलित करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर किसकी संख्या ज्यादा थी, हाइड्रोजन की संख्या इसमें ज्यादा थी, तो हमने हाइड्रोजन को संतुलित किया। उसके बाद में हाइड्रोजन जैसे ही संतुलित हो गया, सर्वाधिक संख्या ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा थी तो ऑक्सीजन को संतुलित किया। ऑक्सीजन के बाद में दूसरे नंबर जो संख्या ज्यादा थी वो किसकी थी, हाइड्रोजन की थी, इसलिए हमने हाइड्रोजन को संतुलित किया। और सबसे कम संख्या किसकी थी, आयरन की थी, इसलिए हमने आयरन को संतुलित किया। ठीक है, तो इस तरह से आप सारणी बना करके एग्जाम में अगर आप करोगे तो एग्जामिनर आपको फुल बटा फुल नंबर देगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। अगर इसी को मैं दूसरी तरह का क्वेश्चन बनाऊं तो एक उत्पाद को वो यहाँ से गायब कर सकता है और आपको समीकरण लिख के दे सकता है, और इसकी जगह वो कुछ भी लिख के दे सकता है, A B या फिर X Y Z कुछ भी लिख के दे सकता है, और आपसे पूछ सकता है कि इसके स्थान पर, X के स्थान पर कौन परमाणु का नाम बताइए, है ना, X के स्थान पर जो परमाणु लिखा जाएगा उसका नाम बताइए। एक इस तरह से पूछ सकता है और एक आपको असंतुलित समीकरण दे करके संतुलित समीकरण करवा सकता है। तो 2 तरह के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पिछले इस अध्याय की बात करें तो इसमें एक हेडिंग जो है वो बची हुई है, वो है अपचयन के उदाहरण। अपचयन अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे रखे हैं, एक दे रखा है संचारण और एक दे रखा है विकृतिगंधिता। तो संचारण और विकृतिगंधिता पर बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में। थैंक यू वेरी मच।